आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। डार्क सीजन 3 एपिसोड नंबर 8 यानी सीजन का फिनाले। कहानी की शुरुआत होती है एक पास्ट के सीन से। हम सीजन 1 एपिसोड 1 में देख चुके हैं कि मिकेल खानवाल ने सुसाइड कर लिया था। तारीख है 21 जून 2019। मिकेल का बेटा यानी हमारी कहानी का हीरो जोनस अचानक से नींद से जगता है। बैकग्राउंड में क्लॉडिया की आवाज चल रही है। वो कह रही है कि हर सफर की एक शुरुआत होती है, मगर तुम्हारे सफर का कोई अंत नहीं है। इसके साथ ही हमें 2053 में लेकर जाया जाता है, जहां पर क्लॉडिया एडम से बातें कर रही है। एडम क्लॉडिया को देखकर हैरान है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मरवा दिया था, तो तुम जिंदा कैसे हो सकती हो। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में एडम ने ऑल्टरनेट वर्ल्ड की प्रेग्नेंट मार्था को मार डाला था। उसे लग रहा था कि अगर वो ओरिजिन को यानी कि मार्था और उसके बच्चे को ही खत्म कर दे, तो इनकी दुनिया के सारे लूप भी खत्म हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्लॉडिया कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही समझाने आई हूँ कि जो तुम अचीव करना चाहते हो वो कैसे होगा। वो कहती है मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारे इस दर्दनाक सफर का अंत हो जाएगा। साथ ही क्लॉडिया का ये भी कहना है कि तुम्हें आज तक समझ नहीं आया कि इस गेम को कैसे खेला जाएगा। तुम दोनों दुनियाओं की नॉट यानी गांठ को खत्म करना चाहते हो, मगर तुम जो भी काम करते हो उसकी वजह से उस गांठ की एग्जिस्टेंस तय होती है। बेसिकली उसके कहने का मतलब है कि तुम अब भी वही कर रहे हो जो लूप का हिस्सा है। क्लॉडिया एडम को समझाती है कि तुम्हारी दुनिया और ईवा की दुनिया दोनों को ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि जोनस और मार्था का बच्चा सारी प्रॉब्लम की जड़ है, मगर ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम तुम्हारी और ईवा की दुनिया से बाहर है। हम हमेशा दो तरह से सोचते हैं, काला सफेद, रोशनी अंधेरा। तुम्हारी दुनिया, ईवा की दुनिया, मगर ये सच नहीं है। एक तीसरी डायमेंशन भी होती है, और उसी तीसरी डायमेंशन में ओरिजिन छुपा हुआ है। एडम के चेहरे पर उदासी है। ऐसा लग रहा है कि उसने हार मान ली है। वो कहता है ट्राइक्वेट्रा। वो उस सिंबल की बात कर रहा है जो डायरी पर मौजूद था। एडम का ग्रुप अब तक इस डायरी में लिखी हर बात को आंख बंद करके फॉलो कर रहा था। इस डायरी के ऊपर ही ट्राइक्वेट्रा का सिंबल था, मगर ना तो एडम को यह बात समझ में आई, ना हमें अब तक समझ में आई थी कि एक तीसरी दुनिया भी है। क्लॉडिया उसे बताती है कि एच.जी. तनहाउस ने एक एक्सीडेंट में अपने परिवार को खो दिया था, और उसके बाद से ही उन्होंने टाइम ट्रैवल के आइडिया पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक टाइम मशीन बनाई, जिसकी वजह से उनकी खुद की दुनिया के दो हिस्से हो गए। साथ ही ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से जुड़कर लूप में चल रही थीं। अगर तनहाउस टाइम ट्रैवल मशीन ना बनाए तो ये दोनों दुनियाएं भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। उसके बाद वो एडम को उसके जले हुए ऑफिस में लेकर जाती है। आपको याद होगा कि इसी सीजन की शुरुआत में अनाम शख्स ने यहाँ से टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट चुराया था और उसके बाद इस ऑफिस को आग लगा दी थी। क्लॉडिया कहती है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो पहले भी कई बार हो चुका है। तुम इस ओरिजिन को खत्म करने की बहुत बार कोशिश कर चुके हो, मगर कभी भी कामयाब नहीं होते। तुम गांठ को खत्म करना चाहते हो और ईवा इस गांठ को बचाना चाहती है। फिर क्लॉडिया बताती है कि ठीक है, अब तक तो जो हुआ वो लूप में था, मगर तुम्हारी और मेरी ये मुलाकात पहली बार हो रही है। वहीं अब ईवा को दिखाया जाता है जो यंग मार्था से बात कर रही है। वो उसे बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। इस मार्था को अभी तक ये बात नहीं पता थी। जिस तरह से जोनस की रियलिटी एपोकलिप्स से ठीक पहले दो हिस्सों में बटी थी, एक में उसे ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था बचाने आई थी और एक में नहीं बचाने आई थी, उसी तरह से ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था की रियलिटी भी एपोकलिप्स से ठीक पहले दो हिस्सों में बटी। जिस रियलिटी में वो जोनस को बचाने नहीं गई, ये वही मार्था है। ये ना कभी एडम से मिली और ना कभी एडम ने उसे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। खैर, यहाँ पर इस मार्था को अपने बच्चों से मिलाया जाता है। ये आकर उसे गले लगा लेते हैं। इस सीन को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ईवा के दिल में अपने बच्चे के लिए ममता है, इसीलिए वो इस ओरिजिन को खत्म नहीं होने देना चाहती। बैकग्राउंड में क्लॉडिया कह रही है कि ईवा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बेटे को बचाने की हर कोशिश करेगी। तभी यहाँ पर अडल्ट मार्था आती है। उसके पास एक गन है। इस बंदूक को यंग मार्था के हाथों में दिया जाता है। साथ ही ईवा उसे बता रही है कि तुम्हें वो काम करना होगा जो अब तक होता आया है। वो उसे जोनस को गोली मारने के लिए कह रही है। बेसिकली ईवा ने इस मार्था को बता दिया है कि जोनस यानी एडम तुम्हें मारना चाहता है ताकि तुम अपने बेटे को पैदा ना कर सको।
अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें मार्था ने जोनस को गोली मारी थी। 2053 में क्लॉडिया एडम से बात कर रही है और इस सीन के दौरान उसी की आवाज चल रही है। वो कह रही है, ना तो तुम्हें एग्जिस्ट करना चाहिए ना ईवा को, इन दोनों ही दुनियाओं का होना गलत है। फिर 2053 में ही एक दूसरी क्लॉडिया को दिखाया जाता है। आपको बता देती हूँ कि हम अभी जिस बूढ़ी क्लॉडिया को देख रहे थे वो टाइम ट्रैवल करके एडम से मिलने आई थी। 2053 में क्लॉडिया की जो एज होनी चाहिए, इस क्लॉडिया की वही उम्र है, यानी वो अपनी ही टाइमलाइन में है। वो रेजिना की कब्र के पास खड़ी है और यहाँ पर ट्रॉन्टे भी मौजूद है। ट्रॉन्टे कहता है कि मुझे हमेशा लगता था कि रेजिना का पिता मैं हूँ। इस पर क्लॉडिया कहती है, हाँ मैं भी यही चाहती थी, मगर ये सच नहीं है और अच्छा है कि ऐसा ही हुआ। कम से कम वो तुम्हारे फैमिली ट्री के लूप में नहीं फंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिना को बचाया जा सकता है। पहले मुझे लग रहा था कि जिस ट्रॉन्टे ने रेजिना का कत्ल किया, या तो वो ऑल्टरनेट वर्ल्ड का ट्रॉन्टे है या फिर ये अपोकलिप्स में बच गया था। मगर 2053 में इसकी उम्र देखकर लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्लॉडिया टाइम ट्रैवल के जरिए ही इसे पास्ट से फ्यूचर में लेकर आई है और फिर इसने ट्रॉन्टे को रेजिना को मारने के लिए कहा। वो कहती है कि जब तुम रेजिना को मार दोगे, उसके बाद ही मैं उसे सच में बचा पाऊंगी। अब इस सीन के पीछे का लॉजिक मुझे सीरियसली समझ में तो नहीं आया, बट हो सकता है कि बूढ़ी क्लॉडिया ने यंग क्लॉडिया को ऐसा करने के लिए कहा हो ताकि वो खुद अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मोटिवेट हो सके। खैर, बूढ़ी क्लॉडिया अभी भी एडम से बात कर रही है। हमें कई सीन्स दिखाए जाते हैं जिसके ऊपर उसकी आवाज चल रही है। वो कह रही है कि पिछले 33 सालों में मैं तुम्हारी दुनिया में भी रही और ईवा की दुनिया में भी। इस दौरान मैंने ये समझा कि दोनों ही दुनियाओं में मौजूद सारे लोग फैमिली ट्री के लूप का हिस्सा नहीं हैं। यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि जोनस और मार्था की फैमिली लाइन से बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं, मगर विंडन में ऐसे भी लोग हैं जिनका मार्था या जोनस से कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है और ये लोग बच सकते हैं। क्लॉडिया ने ट्रॉन्टे को भी अभी यही कहा था कि रेजिना इसीलिए बच सकती है क्योंकि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। हम जानते हैं कि ट्रॉन्टे का पिता वही शख्स है जो जोनस और मार्था का बेटा है। ट्रॉन्टे का बेटा था उल्रिक, उल्रिक का बेटा था मिकेल और जोनस मिकेल की औलाद है। ये पूरा फैमिली ट्री का लूप था जिस वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम ही पैदा हुई। एडम इस गांठ को तोड़ना चाहता है मगर ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्लॉडिया ने अपनी बेटी रेजिना को बचाने के लिए एक अलग ही रास्ता निकाल लिया है। उसका कहना है कि जो भी लोग जोनस और मार्था से कनेक्टेड नहीं हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि क्लॉडिया के पास इतनी जानकारी कैसे आई। तो पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो खुद एक साइंटिस्ट थी, एक रिसर्चर थी। वो ईवा की दुनिया में भी रही, अपनी दुनिया में भी रही, तो उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आएगी ही। इसके अलावा वो अपनी बेटी रेजिना के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहती थी। वैसे भी डार्क शो में अब तक जितने भी पेरेंट्स को दिखाया गया है, उन्होंने एक तरह से अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उल्रिक की जिंदगी अपने बेटे मिकेल को बचाने के लिए बर्बाद हुई। नोआ जिंदगी भर अपनी बेटी शार्लेट को ढूंढने के लिए भटकता रहा। माइकल ने इसलिए खुदकुशी की ताकि उसका बेटा जोनस एग्जिस्ट कर सके। वहीं ईवा दोनों दुनियाओं की गांठ को बचाने में लगी हुई है ताकि उसका खुद का बेटा एग्जिस्ट कर सके। सो क्लॉडिया भी अपनी बेटी रेजिना को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मोटिवेटेड थी। वो एडम से कहती है कि मैंने तुमसे और ईवा दोनों से ही झूठ कहा। मैं खुद चाहती थी कि ये नॉट बंद ही रहे। वो कह रही है कि दोनों दुनियाओं का लूप में चलना जरूरी था। इसके साथ ही हम उल्रिक को ओरिजिनल वर्ल्ड और ऑल्टरनेट वर्ल्ड में एक साथ गुफा से निकलते हुए देखते हैं। एक में वो छोटे हेल्गे को मारता है और दूसरे में अडल्ट हेल्गे को। हम जानते हैं कि ओरिजिनल वर्ल्ड वाला उल्रिक हेल्गे को खींचकर बंकर में ले गया था और ऑल्टरनेट वर्ल्ड में भी यही होता है। हालांकि दोनों बंकर दिखने में काफी अलग हैं। ऑल्टरनेट वर्ल्ड में साल है 1986, इसीलिए यहाँ का बंकर भी टाइम ट्रैवल मशीन के साथ ऑलरेडी तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में भी नोआ हेल्गे के साथ मिलकर टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पीछे से बूढ़ा हेल्गे आता है और उल्रिक को जान से मार डालता है। बेसिकली दोनों ही दुनियाओं में उल्रिक की जिंदगी बर्बाद हो गई। यही बंकर में क्लॉडिया भी आती है और अपनी आंखों से सब कुछ देखती है। हम ये समझ सकते हैं कि क्लॉडिया अपनी टाइम ट्रैवल मशीन का इस्तेमाल करते हुए दोनों दुनियाओं के मेजर पॉइंट्स पर जा रही थी ताकि उसे सब कुछ ठीक से समझ में आ सके। उसे पता चला कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस लूप को तोड़ा नहीं जा सकता। फिर वो एडम को एक नई जानकारी देती है।
आपको याद होगा कि इस सीजन की शुरुआत में जब हमें एपोकलिप्स के बाद वाला विंडन दिखाया गया था, तब रेडियो पर एक खबर चल रही थी। कहा जा रहा था कि साइंटिस्ट्स का मानना है जब विंडन में विनाश आया, तब दुनिया फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक गई। बहुत सारी मशीन्स ने काम करना बंद कर दिया। वो यहाँ पर उसी को मेंशन करती है और बताती है कि ईवा ने इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का इस्तेमाल किया और जोनस की जान बचाने के लिए गई मार्था को रोक लिया। क्लॉडिया का कहना है कि तुम्हें भी उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का इस्तेमाल करते हुए जोनस का रास्ता बदलना चाहिए। वो कह रही है कि जोनस और मार्था की वजह से ही ये लूप एग्जिस्ट करता है। वो बार बार सेम चीजें करते रहते हैं और ये लूप चलता रहता है। वो कह रही है तुम्हें जोनस और मार्था को असली दुनिया में भेजना होगा, यानी तीसरी दुनिया में। वो एडम को अपने पास मौजूद गोल्ड टाइम मशीन देती है। अब हमें 2020 दिखाया जाता है। जोनस मरी हुई मार्था के पास बैठा हुआ है और यहाँ पर एडम पहुंचता है। जोनस उसे देखकर गुस्सा है। अभी उसकी आंखों के सामने ही एडम ने मार्था को गोली मारी। जोनस उसे कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। एडम का कहना है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। वो अपने पास मौजूद टाइम मशीन को निकालता है और बताता है कि हमारे पास अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। वो जोनस को अपने साथ लेकर कहीं और चला जाता है। सो बेसिकली उसने उस जोनस को अपने साथ ले लिया है जो आगे चलकर एडम बनेगा। हम जानते हैं कि जो जोनस ऑल्टरनेट मार्था के साथ नहीं गया था, उसी ने अपोकलिप्स के बाद सरवाइव किया, क्लॉडिया के साथ मिलकर टाइम मशीन पर काम किया, फिर वही स्ट्रेंजर जोनस बना और फिर एडम। बट अब ये सब कुछ नहीं होगा। बेसिकली एडम ने क्लॉडिया के कहने पर ही अपोकलिप्स से ठीक पहले मौजूद उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का इस्तेमाल किया है जब रियलिटी बदली जा सकती है। वो जोनस को लेकर ईवा की दुनिया में आ गया है। जोनस कह रहा है ये कौन सा टाइम है, और एडम कहता है सवाल ये नहीं है कि ये वक्त कौन सा है, सवाल ये है कि ये दुनिया कौन सी है। हम एडम को जोनस से बात करते हुए कई बार देख चुके हैं, मगर कभी भी उसके चेहरे पर सिंसियरिटी नहीं थी। मगर अब लग रहा है कि वो वाकई जोनस से सच कह रहा है और वो चीजें बदलना चाहता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझ में तब्दील नहीं होना चाहते तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये लोग गुफा से बाहर आते हैं और एडम कहता है कि तुम्हें इस दुनिया की मार्था को बचाना होगा। जोनस हैरान है, वो पहले कभी भी ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था से नहीं मिला है। इस पर एडम का कहना है मुझे लगता था कि मैं अकेले ही सब कुछ बदल सकता हूँ, मगर जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, वो भी बराबर की हिस्सेदार है। तुम दोनों मिलकर ही सब कुछ ठीक कर सकते हो और साथ में ही तीसरी दुनिया में जा सकते हो। अगर टाइम ट्रैवल को हटा दें तो एडम ने अभी जो कहा है वो एक अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस हो सकती है। खैर यहाँ पर एडम और जोनस बूढ़े हेल्गे को देखते हैं जो गुफा के अंदर जा रहा है। वहीं उल्रिक उसका पीछा कर रहा है। एडम का कहना है कि इस दुनिया में भी, यानी ईवा की दुनिया में भी लूप होल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी जब एपोकलिप्स आएगा उसके ठीक पहले चीजों को बदला जा सकता है। वो जोनस को कहता है कि मार्था को लेने के लिए मैग्नस और फ्रांसिस्का आएंगे, मगर तुम्हें उससे पहले ही मार्था को अपने साथ लेकर कहीं और जाना होगा। तुम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। बेसिकली एडम ने मैग्नस और फ्रांसिस्का को खुद ही ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था को लेने के लिए भेजा था, मगर फिलहाल वो अपने खुद के प्लान्स पर ही पानी फेर रहा है। फिर जोनस के हाथ में टाइम ट्रैवल मशीन दे दी जाती है। दोबारा से ओरिजिनल वर्ल्ड में चलते हैं। यहाँ पर बूढ़ी क्लॉडिया थोड़ी सी यंगर क्लॉडिया को बता रही है कि एडम जोनस को सब ठीक करने के लिए भेजने वाला है। जिस बूढ़ी क्लॉडिया को हम यहाँ पर देख रहे हैं वो खुद पास्ट में टाइम ट्रैवल करने वाली है। उसे कहा जाता है कि तुम मेरी तरफ से हमारे पिता से माफी मांग लेना। वहीं बूढ़ी क्लॉडिया का कहना है अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारी रेजीना जिंदा रह पाएगी। हम इस बात को क्लॉडिया के मुंह से कई बार सुन चुके हैं। हालांकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक क्लॉडिया ने ईवा वाली क्लॉडिया को गोली मार दी थी, क्योंकि वो सिर्फ इतना नहीं चाहती थी कि रेजीना जिंदा रहे, वो चाहती थी कि रेजीना एक अच्छी जिंदगी जिए। इन्हें लग रहा है कि दोनों दुनियाओं का झंझट अगर ना रहे तो इनकी रेजीना तीसरी दुनिया में काफी ठीक रह सकती है। आपको बता देती हूँ कि ये वही क्लॉडिया है जो पास्ट में जाएगी, जोनस से मिलेगी, उसे टाइम ट्रैवल से जुड़ी बातें बताएगी और फिर अपने ही यंगर सेल्फ से भी मिलेगी। फिर और ज्यादा पास्ट में जाकर फिलहाल उसके पास जो टाइम मशीन है उसे मिट्टी में दफनाएगी ताकि उसकी यंगर सेल्फ को ये टाइम मशीन मिल सके। यही क्लॉडिया एगॉन से भी मिलेगी, उससे माफी भी मांगेगी। बेसिकली वो सब कुछ करेगी जो क्लॉडिया पहले की साइकिल्स में भी करती आई है। खैर चलते हैं ईवा की दुनिया में। साल है 2019।
जोनस की दुनिया में 2020 में अपोकलिप्स आया था और यहाँ पर 2019 में। मार्था बारतोश के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ जा रही है। यहाँ मैग्नस और फ्रांसिस्का उनका रास्ता रोकते हैं। जोनस इन्हें दूर से देख रहा है। उसके पास टाइम ट्रैवल की डिवाइस है। वो इसे ऑन करके अपनी जेब में रख लेता है और दौड़ते हुए मार्था के पास जाता है। इससे पहले कि मैग्नस और फ्रांसिस्का मार्था को अपने साथ एडम के पास लेकर जा पाते, वो जोनस के साथ कहीं और ही चली गई है। ये आए हैं 1986 में। तारीख है 21 जून। जान लीजिए कि सीजन 1 के पहले एपिसोड में जब माइकल ने खुद को फांसी पर चढ़ाया था, उस दिन भी तारीख यही थी, 21 जून। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? एडम और ईवा कुछ भी मानते हो, मगर हमारे लिए डार्क शो का जो लूप है वो 21 जून की तारीख को ही शुरू हुआ था, जब माइकल मरा था। अभी भी मार्था और जोनस आए तो 1986 में हैं, मगर तारीख वही है। खैर, मार्था यहाँ पर जोनस को जिंदा देखकर हैरान है। जोनस भी नोटिस कर रहा है कि ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था खुद उसकी मार्था जैसी दिखती है। ये दोनों ही उदास हैं, दोनों का ही दिल टूटा हुआ है। इन दोनों ने ही अपनी आंखों के सामने एक दूसरे को मरते हुए देखा है। ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था इस जोनस को प्यार करती है, हालांकि ये वाला जोनस कभी मार्था से मिला ही नहीं। खैर, उसे एहसास होता है कि ये जोनस मुझे नहीं जानता। वो इस बात पर चिढ़ जाती है और गुस्से में पूछती है कि हम कहाँ हैं। जोनस बताता है कि आज ही के दिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। एच.जी. तनहाउस, जो एक साइंटिस्ट हैं, अपनी टाइम ट्रैवल मशीन को ऑन करेंगे और उनकी दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी। आज ही के दिन वो पैसेज खुला था जिसके जरिए टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो पाया। हमने देखा था कि एच.जी. तनहाउस एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपने बंकर का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको ये भी याद होगा कि बंकर के ठीक नीचे ही केव्स का रास्ता है, वो पैसेज है जहां से 3 अलग-अलग टाइम पीरियड्स कनेक्ट होते हैं। खैर, अब दोबारा से एडम को दिखाया जाता है। वो ईवा के ऑफिस में पहुंचा हुआ है और उसने यहाँ पर मौजूद पेंटिंग को आग लगा दी है। पिछले कई एपिसोड से मैं इस जली हुई पेंटिंग को देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर किसने इसे आग लगाया, मगर इस काम को अंजाम देने वाला खुद एडम ही था। तो जिस तरह से अननोन ने एडम के ऑफिस में आग लगाई, उसी तरह से ईवा के ऑफिस को एडम ने डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ता है और यहाँ पर मौजूद गॉड पार्टिकल को स्टेबलाइज करता है। वो इसका इस्तेमाल करते हुए ईवा से मिलने जा रहा है। हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था कि ईवा अपनी टीम के साथ किसी और टाइम में चली गई थी। दोबारा से आ जाते हैं 1986 में। तारीख है 21 जून। जोनस मार्था को कहता है कि हम कुछ मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाले हैं। हम उन्हें उनके मरने से पहले ही बचा लेंगे। आपको याद होगा कि सीजन 1 में यंग जोनस ने जब टाइम ट्रैवल किया था और वो शार्लेट से मिला था, शार्लेट के हाथ में एक मरी हुई बर्ड थी और उसने यहाँ से गुजरने वाले जोनस से सवाल किया था, क्या हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं? तब जोनस ने यही कहा था, अगर हम किसी की मौत से ठीक पहले पहुंच जाएं तो उसे बचा सकते हैं। बाद में शार्लेट ने पीटर से बात करते हुए इसी बात को रिपीट किया था। खैर, जोनस मार्था को बताता है कि तुम अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही मैं ऐसा कर पाता हूँ। इसीलिए हम बार बार सेम गलतियां दोहराते रहते हैं। हम दोनों ही मैट्रिक्स में मौजूद ग्लिच हैं। तो सीजन 1 में जब मार्था और जोनस की ग्लिच को लेकर बात हुई थी तो वो सही थी। ये दोनों लिटरली मैट्रिक्स का ग्लिच हैं। ये सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एच.जी. तनहाउस की टाइम मशीन की वजह से मेन दुनिया में टाइम और स्पेस की गड़बड़ी हो गई। वो दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। खैर, मार्था यहाँ पर जोनस से कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम तुम्हारी और मेरी दुनिया को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जोनस गर्दन हिलाता है और गुफा के अंदर चला जाता है। हम मार्था के चेहरे पर देख सकते हैं कि वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही है। आप सोच सकते हैं कि मार्था जोनस का साथ देने के लिए क्यों राजी हुई है। उसने अपने ही दूसरे रूप को जोनस को गोली मारते हुए भी देखा है। सो मार्था ईवा में बदलना नहीं चाहती और इसीलिए इस बात के लिए राजी है कि दोनों दुनियाएं ही एग्जिस्ट ना करें। इसी तरह से जोनस भी ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि खुद एडम ना बने। इसके बाद हमें एडम को दिखाया जाता है जो ईवा से मिलने पहुंच चुका है। ईवा देखती है कि एडम के हाथ में एक बंदूक है। वो कहती है, हर मौत के साथ एक नई शुरुआत होती है। अभी तुम मुझे गोली मारोगे, उसके बाद मेरा यंग सेल्फ मेरी बॉडी को डिस्कवर करेगा, जिससे मार्था हमेशा के लिए तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगी। वो कहती है, सालों पहले मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। वो एडम की बंदूक अपने सीने पर टिकाती है
और कहती है तुम जीत नहीं सकते। जब एडम बंदूक चलाता है तो ईवा को कुछ नहीं होता। फिर वो अपने दूसरे हाथ में मौजूद गोलियां दिखाता है। बेसिकली बंदूक खाली थी। ईवा हैरान है, कह रही है ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे मार डालोगे, मैं ये बात जानती हूँ। एडम का कहना है हाँ तुम मरोगी मगर मैं भी मरूंगा। हम दोनों ने आज तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मिट जाएगा, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। वो कहता है तुम और मैं एक गलती हैं, हमें खत्म हो जाना चाहिए। ईवा हैरान परेशान होती है और उससे कहती है कि तुमने क्या किया। एडम समझाता है तन्हाउस कभी अपने दर्द को नहीं जाने दे सका। जब उसका परिवार मरा तो उसने टाइम मशीन बनाई। इस टाइम मशीन की वजह से उसकी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। जोनस और मार्था उसके दर्द को दूर करने जा रहे हैं ताकि वो टाइम मशीन बनाए ही ना। ईवा और एडम एक दूसरे को गले लगाते हैं। ईवा इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि इनका एग्जिस्ट ना करना ही बेहतर होगा। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक चुके हैं और अब अंत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। वैसे रियल लाइफ में जब हमारा किसी से झगड़ा होता है तो उसका एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन ये दोनों एटर्निटी से लूप में लड़े जा रहे हैं, प्यार किए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं और ये लूप कभी खत्म ही नहीं होता। तो बेटर ही होगा कि सब कुछ खत्म हो जाए। खैर मार्था और जोनस गुफा के रास्ते पैसेज में पहुंच चुके हैं। ये एक पॉइंट तक आकर देखते हैं कि सामने रास्ता बंद है। जोनस बताता है कि ये वही मोमेंट है जब पहली बार टाइम ट्रैवल का पैसेज खुला था, जब तन्हाउस ने गलती से नॉट को क्रिएट कर दिया था। उसी वजह से हम भी क्रिएट हुए थे। तभी तन्हाउस जो बंकर में मौजूद है, यानी इसी जगह के ठीक ऊपर है, अपनी मशीन की बटन दबाता है। बहुत तेज रोशनी होती है जो बंकर की जमीन को पार करते हुए पैसेज तक पहुंचती है। ये रोशनी मार्था और जोनस को खुद में समा लेती है। एकदम से जोनस की आंखें खुलती हैं। वो एक इंटरस्टेलर टाइप जगह पर है। यहाँ स्पेस और टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, वो इन सब चीजों के पार हैं। वो यहाँ मार्था को आवाज देता है। वहीं मार्था भी पास में ही मौजूद है, वो जोनस को आवाज दे रही है। आप देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। जोनस के सामने अचानक से एक दरवाजा खुलता है और वो छोटी ऑल्टरनेट वर्ल्ड की मार्था को देखता है। ये मार्था जोनस को देख पा रही है। उसके साथ उसकी माँ कैथरीना भी खड़ी है। छोटी मार्था कैथरीना को कहती है कि मुझे वहां पर एक लड़का दिख रहा है, वो काफी उदास है। हालांकि कैथरीना को इस अलमारी में कुछ नजर नहीं आ रहा। वहीं अब हम मार्था को देखते हैं और उसे भी छोटा जोनस दिख रहा है। छोटे जोनस के पास उसके पिता माइकल खड़े हैं। छोटे जोनस को भी मार्था नजर आ रही है। ये दरवाजा भी बंद हो जाता है। मार्था और जोनस चलते चलते एक दूसरे से टकराते हैं। यानी ये दो अलग अलग रास्तों की तरफ थे, अब इन्हें एक तीसरा रास्ता नजर आता है। ये तीसरा रास्ता ओरिजिनल दुनिया की तरफ जाता है, यानी कि तन्हाउस की दुनिया की तरफ। जोनस अपनी टाइम मशीन जेब से निकालता है, इसे ऑन करता है, मार्था को अपने साथ लेता है और फिर इस तीसरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि इस मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है और मार्था और जोनस दोनों ही गायब हो गए हैं। मतलब ये अब ओरिजिनल दुनिया में पहुंचने वाले हैं। ये जो छोटी वाली टाइम मशीन है, इसके जरिए आप ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स में ट्रैवल कर सकते हैं। बट ये इंटरेस्टिंग बात है कि अभी ये स्पेस और टाइम से अलग एक जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर जब इस मशीन को ऑन किया गया है तो ये ओरिजिनल वर्ल्ड में जा पा रहे हैं, यानी कि तीसरे डायमेंशन में जा पा रहे हैं। अब चलते हैं असली दुनिया में। उस दुनिया में नहीं जिसे हमने सीजन 1, 2 और 3 में अब तक देखा है, बल्कि उस दुनिया में जिसकी वजह से बाकी दो दुनियाएं बनी। आपको बता देती हूँ कि पिछले एपिसोड में भी हमें एचजी तन्हाउस को 2-3 बार अपनी टाइम मशीन पर काम करते हुए दिखाया था। वो इसी दुनिया के सीन थे। तन्हाउस का बेटा उससे झगड़ रहा है, कह रहा है कि आपको हमेशा साइंस की पड़ी रहती है, बिग बैंग, बिग क्रंच, आप हमेशा इन्हीं चीजों के ऊपर लेक्चर देते रहते हैं। वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। उसके साथ उसकी पत्नी और बेटी भी मौजूद हैं। बाहर बारिश हो रही है। तन्हाउस इसी बात को मेंशन करता है। हम देख सकते हैं कि तन्हाउस के चेहरे पर काफी उदासी है। वो शायद अपनी फीलिंग्स ठीक से कन्वे नहीं कर पाते। तन्हाउस के बेटे का नाम है मारिक, बहू का नाम है सोनिया और इनकी पोती का नाम है शार्लेट। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? पता नहीं। खैर मारिक गाड़ी चलाते हुए जा रहा है। सोनिया उसे कह रही है कि क्या आज ही जाना जरूरी था। वो कह रही है कि क्या तुम्हें अपने पिता को लेकर शर्म आती है। मैरिक का कहना है कि तुम मेरे डैड को नहीं जानती,
मैं बचपन से देख रहा हूं कि उन्हें सिर्फ अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स की पड़ी है। तभी उनके सामने अचानक बीच सड़क पर दो लोग प्रकट होते हैं और इनकी गाड़ी अचानक से बड़ी बुरी तरह से रुकती है। इस मोमेंट पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं मार्था और जोनस के आने की वजह से इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। मैरिक गुस्से में गाड़ी से बाहर आता है और जोनस और मार्था को कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बीच सड़क पर क्या कर रहे हो। ओरिजिनल टाइमलाइन में यहाँ पर मार्था और जोनस नहीं आते हैं, जिस वजह से मैरिक और सोनिया आगे चले जाते हैं ब्रिज पर। इनका एक्सीडेंट होता है और गाड़ी पानी के अंदर गिरती है, मगर मार्था और जोनस के आने की वजह से अब इनकी जान बच गई है। जोनस मैरिक को कहता है कि ब्रिज का रास्ता बंद है, आप आगे नहीं जा सकते। साथ ही जोनस एक बात दोहराता है जो अक्सर एचजी टनहाउस कहा करते थे। अभी थोड़ी देर पहले ही मारिक ने अपने पिता से झगड़ते हुए इस बात को रेफर किया था, यही कि हम सिर्फ एक बूंद जितना जानते हैं, जो हमें नहीं पता वो एक महासागर है। हम डार्क के बारे में सिर्फ एक बूंद जितना जानते हैं, डार्क के बारे में जो हमें नहीं पता वो एक पूरा ओशियन है। खैर, यहाँ पर मार्था मैरिक को कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैरिक इस बात पर थोड़ा सा हैरान होता है। तभी सोनिया भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। मैरिक सोनिया को बताता है कि आगे रास्ता बंद है, हमें वापस जाना होगा। ये लोग घर पहुंचते हैं। टनहाउस अपने बेटे और बहू को देखकर खुश हो जाते हैं, मगर फिर भी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बस वो अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। सोनिया कहती है कि आपके बेटे को लगता है हम अभी रास्ते में कुछ एंजल से मिले थे। इस सीन के आखिर में टनहाउस अपनी पोती शार्लेट को गोद में ले लेते हैं। बेसिकली उनके बेटे, बहू और पोती की मौत नहीं होती। जोनस और मार्था अभी भी सड़क पर खड़े हुए हैं। जोनस उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले जब हम लाइट वाले टनल में थे तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम एक बच्ची थी, मगर तुम मुझे क्लोजेट के पार देख पा रही थी। मार्था को ये बात याद है। वो कहती है, अच्छा वो तुम थे जिसे मैंने बचपन में देखा था। इसके साथ ही जोनस और मार्था धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। ये एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। जोनस मार्था को कहता है, तुम और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, कभी भी किसी और बात पर यकीन मत करना। और धीरे धीरे ये गोल्डन पार्टिकल्स में तब्दील होते हुए गायब हो जाते हैं। वहीं एडम और ईवा ने भी एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है और वो भी इसी तरह से गायब हो रहे हैं। हमें अडल्ट जोनस को भी दिखाया जाता है। अडल्ट मार्था, क्लॉडिया, ये सारे के सारे गायब हो रहे हैं। मतलब ईवा और एडम की दुनिया के सारे कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे और अब बचेगी सिर्फ आखिरी और तीसरी दुनिया, जो फाइनल दुनिया है। आते हैं सीजन के आखिरी सीक्वेंस पर। हैना, रेजिना, बर्नाडेट उर्फ बेनी, पीटर, टॉर्बन वॉलर और कैथरीना साथ में डिनर कर रहे हैं। शायद ये रेजिना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या ऐसा ही कुछ, क्योंकि ये रेजिना के नाम पर टोस्ट करते हैं। पता चलता है कि इस घर के अंदर रेजिना रहती है, क्योंकि यहीं पर उसकी एक तस्वीर भी लगी हुई है। इस तस्वीर में उसकी माँ क्लॉडिया और पिता बर्न डॉपलर मौजूद हैं। तो अल्टीमेटली रिवील होता है कि रेजिना के पिता कौन थे। हेल्गे के पिता बर्न डॉपलर। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि ये एक फैमिली फोटो है, यानी क्लॉडिया और बर्न डॉपलर की इस दुनिया में शादी हुई है। चीजें थोड़ी थोड़ी अलग हैं। हैना और कैथरीना एक दूसरे की दोस्त नजर आ रही हैं। रेजिना भी हेल्दी और ब्यूटीफुल लग रही है। वहीं बेनी को इस दुनिया में बर्नाडेट कहा जाता है और वो पीटर की पार्टनर है। इस दुनिया में पीटर को अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन छुपाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जिंदगी में खुश है। वहीं टॉर्बन भी काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी शादी हैना से हुई है। वहीं हैना प्रेग्नेंट है। आपको याद होगा कि सीजन 2 में टॉर्बन ने क्लॉसन को कहा था, हैना इस शहर की सबसे खूबसूरत लेडी है। मतलब उस दुनिया में भी टॉर्बन हैना की तरफ अट्रैक्टेड था। ये लोग टॉर्बन से एक सवाल करते हैं जिसके बारे में हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी आंख के साथ हुआ क्या था। टॉर्बन की आंख पर एक निशान है, ऐसा लगता है कि उसे चोट लगी थी। हालांकि उसकी आंख अब ठीक हो रही है। वो कहता है, ठीक है बताता हूँ। जैसे ही वो अपनी बात कहना शुरू करता है, बहुत तेज बिजली कड़कती है और लाइट जाने लगती है। सब लोग घबरा जाते हैं और टॉर्बन की बात वहीं पर कट जाती है। ऐसा सीजन 2 में भी हो चुका है। टॉर्बन क्लॉसन को बताने ही वाला होता है कि उसकी आंख के साथ क्या एक्सीडेंट हुआ था, मगर अचानक से तब क्लॉडिया सामने आ गई थी और इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी थी। सो भले ही डार्क से जुड़े बहुत सारे सवालों पर से पर्दा हट गया हो, मगर टॉर्बन की आंख के साथ क्या हुआ था हम नहीं जानते और मेकर्स चाहते भी नहीं कि हमें पता चले।
कैटरीना हैना को देखती है जो अचानक से काफी सीरियस हो गई है। हैना की नजर सामने पड़ी एक येलो जैकेट पर जाती है। वो कहती है, मुझे अभी अभी डेजा वू हुआ। पिछली रात मैंने एक सपना देखा था और मुझे एग्जैक्टली यही चीजें नजर आई थीं। बाहर बिजली कड़क रही थी, लाइटें जल बुझ रही थीं और फिर अचानक से सब कुछ अंधकार में चला जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई है। मगर अजीब बात यह है कि मुझे उस अंधकार में अच्छा लग रहा था, जैसे हमारे कंधों पर मौजूद बोझ हट गया हो। कोई चाहत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ना कोई कल है, ना परसों, ना आज, कुछ भी नहीं बचा है। बर्नाडेट इस बात पर मजाक करती है और कहती है, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। हैना भी इसको मजाक में टालती है और कहती है, शायद मेरे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। रेजिना के दिमाग में एक सवाल आता है। वो कहती है कि अगर दुनिया वाकई खत्म होने वाली हो तो हमारी क्या चाहत होगी। इस पर कैटरीना कहती है, एक ऐसी दुनिया जिसमें विंडन ना हो। ये सारे लोग इस बात से अग्री करते हैं, मगर तभी अचानक लाइट वापस आ जाती है। पीटर का कहना है कि शायद विंडन गायब नहीं होना चाहता। हम टॉर्बन को भी देखते हैं जो हैना के साथ काफी प्यार से पेश आ रहा है। वहीं कैटरीना भी काफी काम और कंपोज्ड लग रही है। हैना ने अभी यहाँ पर जो महसूस किया है उसे लेकर काफी सारी थ्योरीज हो सकती हैं। हो सकता है अनकॉन्शियसली उसे इस बात का एहसास हुआ हो कि जो उसके बाकी हिस्से हैं, मतलब अलग अलग दुनिया में जो उसके पार्ट्स हैं, वो गायब हो रहे हैं। खैर, कैटरीना हैना से पूछती है कि क्या तुमने बच्चे के नाम के बारे में सोचा है। हैना सामने पड़े येलो कोट को दोबारा देखती है और कहती है, मुझे हमेशा से जोनस नाम बहुत अच्छा लगता था। और खत्म हो जाता है ये एपिसोड, ये सीजन और ये पूरी सीरीज। जोनस का नाम हैना ने क्यों लिया, ये भी शायद अनकॉन्शियसली ही हुआ है। हो सकता है कि इनके जितने भी काउंटर सेल्स थे, उनकी कुछ कुछ यादें इनके दिमाग में रह गई हों। मैं डार्क पर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाली हूं ताकि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। सो वॉचरोज पर आते रहिएगा, भूलिएगा मत इस चैनल को। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।